अगर आप भी ज़्यादा वक्त ना लिए जनरल एनेस्थेटिक्स को आसानी से समझना और उनकी क्लासिफिकेशन के साथ एग्जाम्पल्स को याद रखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको आसान तरीके से समझाऊंगी और उन्हें याद रखने की तरीका भी बताऊंगी जो आपके दिमाग में जल्दी ही बैठ जाएंगे। साथ ही जनरल एनेस्थीसिया की स्टेजेस और कुछ ज़रूरी ड्रग्स की जानकारी दूंगी जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं जनरल एनेस्थेटिक्स के बारे में। General anesthetics are the drugs that induce reversible loss of consciousness and sensation for surgical procedures. General anesthetics ऐसे ड्रग्स हैं जो एक पेशेंट को बेहोश कर देते हैं ताकि उसे सर्जरी के दौरान किसी भी प्रकार का दर्द या तकलीफ महसूस न हो। ये एक रिवर्सिबल कंडीशन होती है, यानी कि पेशेंट सर्जरी के बाद होश में आ जाता है। एनेस्थीसिया सेफ तो होते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ रिस्क हो सकते हैं जैसे नोजिया या वॉमिटिंग, थकान, कंफ्यूजन और रेयर केसेस में एलर्जिक रिएक्शंस। अगला टॉपिक है जनरल एनेस्थीसिया के स्टेजेस को समझना। तो चलिए समझते हैं। पहला, स्टेज 1 और एनाल्जेसिया। दूसरा, स्टेज 2 और एक्साइटमेंट। तीसरा, स्टेज 3 और सर्जिकल एनेस्थीसिया। चौथा, स्टेज 4 और मेडुलरी पैरालिसिस। इनको सीक्वेंस में याद रखने का ट्रिक्स है। आना ईटन स्वीट मैंगो। अब बारी है इनको एक एक करके समझने की। शुरुआत करते हैं स्टेज 1 से, जिसको एनाल्जेसिया भी कहते हैं। पेशेंट रिमेन्स कॉन्शियस बट ड्राउजी। इस स्टेज में मरीज होश में रहता है, लेकिन ऐसा महसूस करता है जैसे वो हल्की नींद में हो। एन एक्सपीरियंस सेंसेशंस ऑफ वार्मथ, ड्रिफ्टिंग, फॉलिंग, रिमोटनेस एंड गिडीनेस। कहने का मतलब है उसे गर्माहट महसूस हो सकती है और ऐसा लग सकता है जैसे वो खो गया हो एक किसी जगह पर। कभी कभी गिरने जैसा हल्का महसूस भी हो सकता है, या फिर ऐसा लगेगा कि सब कुछ दूर दूर सा है और हल्का चक्कर आ रहा हो। द परसेप्शन ऑफ पेनफुल स्टिमुलाई इज रिड्यूस्ड, मतलब दर्द का संदेश दिमाग तक पहुंचने में रुकावट होती है या फिर यह पूरी तरह बंद हो जाता है। दिस स्टेज इज यूज्ड इन माइनर सर्जरी। इसे मामूली सर्जरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब स्टेज 2, जो कि एक एक्साइटमेंट और डिलीरियम का भी स्टेज है। दिस स्टेज बिगिंस विद लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। इस स्टेज की शुरुआत बेहोशी से होती है। डिप्रेशन ऑफ हायर सेंटर प्रोड्यूसेस अ वैरायटी ऑफ इफेक्ट्स इंक्लूडिंग एक्साइटमेंट, इनवॉलंटरी एक्टिविटी चेंजेस एंड इंक्रीज्ड स्केलेटल मसल टोन। इस स्टेज पर हायर सेंटर यानी सेरिब्रम की डिप्रेशन के कारण दिमाग और शरीर की प्रतिक्रिया थोड़ी असामान्य हो सकती है, जैसे ज़्यादा एक्साइटमेंट होना या फिर इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ में बदलाव जैसे हार्ट रेट बढ़ना, ब्लड प्रेशर बढ़ना और भी ऐसे कई प्रतिक्रियाएं जो शरीर को अक्सर कंट्रोल से बाहर कर देती हैं। रेस्पिरेशन इज टिपिकली इरेगुलर। इसमें सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। यह स्टेज कुछ ही सेकंड्स में समाप्त हो जाती है और मरीज अगले स्टेज में पहुंच जाता है, जो कि स्टेज 3 है और उसे सर्जिकल एनेस्थीसिया भी कहते हैं। दिस इज अ स्टेज ऑफ अनकॉन्शियसनेस एंड पैरालिसिस ऑफ रिफ्लेक्सेस। इस स्टेज में मरीज पूरी तरह गहरी बेहोशी में चला जाता है। ना कोई दर्द का एहसास, ना ही शरीर का कोई मूवमेंट, कुछ भी नहीं होता। ब्लड प्रेशर इज मेंटेन्ड एंड रेस्पिरेशन इज रेगुलर। ब्लड प्रेशर और सांस लेने की प्रक्रिया सामान्य हो जाती है। ऑल सर्जिकल प्रोसीजर्स आर कैरिड आउट इन दिस स्टेज। सभी प्रकार की सर्जरी जैसे ऑपरेशन, बायोप्सी या हार्ट सर्जरी इसी स्टेज में की जाती हैं। आखिरी स्टेज है स्टेज 4 और मेडुलरी पैरालिसिस। इस स्टेज को हमेशा अवॉइड करना चाहिए बिकॉज रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी फेलियर्स टेक प्लेस ड्यू टू डिप्रेशन ऑफ वाइटल फंक्शंस ऑफ द मेडुला एंड ब्रेन। इस स्टेज में शरीर के मुख्य कार्य जैसे दिल की धड़कन और सांस लेने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है, और इतनी धीमी हो जाती है जिसे मरीज की मौत तक हो सकती है। दिस स्टेज इज जनरली सीन इफ ओवरडोज ऑफ एनेस्थेटिक्स इज गिवन। यह स्टेज तब देखने को मिलती है जब एनेस्थीसिया का डोज ज़्यादा हो जाता है। इसलिए एनेस्थेसियोलॉजिस्ट चाहते हैं कि एक मरीज इस फेज तक कभी ना पहुंचे, जिसके लिए टाइम टू टाइम उसकी कंडीशन को जांच करते रहते हैं। हालांकि सर्जरी के बाद एनेस्थीसिया का असर धीरे धीरे कम होता है और मरीज होश में आता है। फिर भी थोड़ी ड्राउजीनेस या कन्फ्यूजन हो सकती है, जो ठीक होने में कुछ घंटों लग सकता है। अब चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ जनरल एनेस्थेटिक्स के ऊपर और उन्हें याद रखने की ट्रिक्स को समझते हैं।
जनरल एनेस्थेटिक्स को हम दो प्रमुख हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। 1 इनहेलेशन जनरल एनेस्थेटिक्स जो सांसों से लिया जाता है। 2 पेरेंटियल जनरल एनेस्थेटिक्स जिन्हें वेन या मसल में इंजेक्शन के जरिए दिया जाता है। पहले बात करते हैं इनहेलेशन जनरल एनेस्थेटिक्स की। ये दो प्रकार के होते हैं, गैसेस और वोलेटाइल लिक्विड्स। गैसेस की एग्जाम्पल्स को याद रखने की ट्रिक है साइकिल एंड लाफ। साइकिल से याद रखिए साइक्लोप्रोपेन और लाफ से नाइट्रोस ऑक्साइड जो लाफिंग गैस भी कहलाता है। अब बारी है वोलेटाइल लिक्विड्स की जिनको फिर से क्लासिफाई किया गया है। पहला है हैलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिसके एग्जाम्पल्स इस ट्रिक के साथ आसानी से याद रहे जाएगा। क्लेवर एलिफेंट्स ट्राई हैलोथेन, क्लेवर से क्लोरोफॉर्म, एलिफेंट से इथाइल क्लोराइड, ट्राई से ट्राइक्लोरेथिलीन और हैलोथेन तो हैलोथेन ही रहेगा। दूसरा है ईथर और ईथर के एग्जाम्पल के लिए ट्रिक है डाइसीम। डी से डाइथाइल ईथर, आई से आइसोफ्लोरेन, एस से सेवोफ्लोरेन, ई से एनफ्लोरेन और दूसरा ई से एथॉक्सीफ्लोरेन, एम से होगा मेथॉक्सीफ्लोरेन। अब बात करते हैं पेरेंटियल जनरल एनेस्थेटिक्स की। ये ज़्यादातर इंट्रावीनस दी जाती हैं और कभी कभी इंट्रामस्कुलर या इंट्राथिकल भी दी जाती हैं। इसका पहला सब क्लास है बार्बिचुरेट और थायोबार्बिचुरेट डेरिवेटिव्स। इन्हें याद रखने की ट्रिक है बार्बी पहले में था। बार्बी से क्लासिफिकेशन का नाम बार्बिट्यूरेट, पहले से फिनोबॉर्बिटल, में से मेथोहेक्सिटल और था से थाइपेंटल। दूसरा सब क्लास है बेंजोडायाजेपाइन डेरिवेटिव्स। इसे याद करने के लिए याद रखें बी माई लव डियर, बी से बेंजोडायाजेपाइन, माई से मिडाजोलम, लव से लोराजेपाम और डियर से डायजेपाम। आखिरी सब क्लास है मिसेलेनियस कंपाउंड्स। इसके एग्जाम्पल्स हैं कीटामाइन, अल्फाक्सेलोन, फेंटेनिल, ड्रापेरिडल, मीटोमिडेट, इटोमिडेट, प्रोपोफोल। यही थी क्लासिफिकेशन की पूरी कहानी। अब नीचे कमेंट में बताइए कि इनमें से आपकी फेवरेट ट्रिक कौन सी है और अगर आपके पास कोई और मज़ेदार ट्रिक हो तो वो भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। अब इसके आगे देखेंगे कीटामाइन और थायोपेंटिल के बारे में जिसमें रहेगा इनके स्ट्रक्चर, नोमेनक्लेचर, यूजेस, स्टोरेज, डोसेज फॉर्म और कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम्स। चलिए देखते हैं कीटामाइन की स्ट्रक्चर से। ये स्ट्रक्चर दिखने में थोड़ा बड़ा लग रहा होगा लेकिन घबराइए मत, इसे आप भी बहुत आसानी से लिख सकते हैं। सबसे पहले लिखना होगा कीटामाइन के सेंट्रल स्ट्रक्चर को जो एक साइक्लोहेक्सानोन रिंग है। ये एक 6 मेंबर्ड का सैचुरेटेड रिंग है यानी रिंग के अंदर 6 एटम के साथ सिंगल बॉन्ड रहता है जिसके एक कार्बन पर एक ऑक्सीजन एटम डबल बॉन्ड से लगा रहता है और इसकी नंबरिंग उस कार्बन एटम से की जाती है जिसमें ऑक्सीजन एटम जुड़ा रहता है। उसके बाद लिखना होगा इसकी सेकंड पोजीशन पर क्लोरोफिनाइल ग्रुप को। ये एक बेंजीन रिंग है जिसमें एक क्लोरीन एटम सेकंड पोजीशन पर अटैच्ड होता है। अब बारी है एमिनो ग्रुप की। यह भी सेकंड पोजीशन पर एक मिथाइल ग्रुप को बाइंड करता है। आप भी इन स्टेप्स को फॉलो करके कीटामाइन का स्ट्रक्चर आसानी से लिख सकते हो। तो अब चलिए थोड़ा सा नोमेनक्लेचर समझते हैं। कीटामाइन का फुल आईयूपैक नेम है 2,2-क्लोरोफिनाइल 2-मिथाइल एमिनो साइक्लोहेक्सानोन। यहाँ 2,2-क्लोरोफिनाइल का मतलब है एक बेंजीन रिंग जिसके सेकंड कार्बन पर एक क्लोरीन एटम भी है और इस 2 का मतलब है कि क्लोरोफिनाइल ग्रुप साइक्लोहेक्सानोन रिंग के सेकंड कार्बन पर अटैच्ड है। उसके बाद 2-मिथाइल एमिनो, यह बताता है कि एक मिथाइल ग्रुप और एक एमिनो ग्रुप दोनों साइक्लोहेक्सानोन रिंग के सेकंड कार्बन पर कनेक्टेड हैं और बाकी रह गया साइक्लोहेक्सानोन जो कीटामाइन की सेंट्रल स्ट्रक्चर का नाम है। और सेंट्रल स्ट्रक्चर को चुने की बात की जाए तो जिसमें ज़्यादा साइड चेन्स रहते हैं उसको सेंट्रल या पेरेंट स्ट्रक्चर के रूप में लिया जाता है। अगर इसमें देखेंगे तो साइक्लोहेक्सानोन रिंग में 2 साइड चेन्स हैं और बाकी में एक ही है, इसलिए साइक्लोहेक्सानोन रिंग को सेंट्रल स्ट्रक्चर के रूप में लिया गया है। अगर मेरी बातें आपके दिल से होकर दिमाग तक बिना किसी ट्रैफिक जाम के पहुंच रही हैं तो एक लाइक तो मेरे लिए बनता है। अगर लाइक हो गया हो तो चलिए अब समझते हैं कि कीटामाइन को किस तरह से यूज़ किया जाता है और ये हमारे लिए कैसे फ़ायदेमंद हो सकता है। इट इज़ अ पोटेंट एनेस्थेटिक दैट इज़ यूज टू प्रोड्यूस जनरल एनेस्थेसिया, यानी कीटामाइन एक पोटेंट एनेस्थेटिक है जो सर्जरी के दौरान जनरल एनेस्थीसिया प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होती है। इसका काम है मरीज को बेहोश करना और उन्हें सर्जरी के दर्द और तकलीफ से बचाना। जब बात करते हैं स्टोरेज की,
कीटामाइन को हमेशा एक एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करना ज़रूरी है और उसे डायरेक्ट लाइट से बचाकर रखना चाहिए। यह करने से न सिर्फ इसकी असर लंबे समय तक बनी रहती है, बल्कि एक्सपायरी डेट से पहले इसकी असर कम नहीं होती। आगे देखते हैं इसकी डोसेज फॉर्म। कीटामाइन के कॉमनली अवेलेबल डोसेज फॉर्म हैं कीटामाइन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन, जिसे डॉक्टर प्रॉपर डाइल्यूशन और सावधानियों के साथ देते हैं। आखिरी में है पॉपुलर ब्रांड नेम्स। कीटामाइन के कुछ पॉपुलर ब्रांड्स हैं कीटालार और कीटाजार। दोनों भरोसेमंद और विश्वसनीय विकल्प हैं, लेकिन हमेशा डॉक्टर की सलाह के बिना इसका इस्तेमाल न करें। अब बारी है थायोपेंटल सोडियम के बारे में समझने की, तो चलिए समझना शुरू करते हैं इसकी केमिकल स्ट्रक्चर से। सबसे पहले बात करते हैं इसके पेरेंट यानी बेसिक स्ट्रक्चर की, जो थायोबार्बिचूरेट है। थायोबार्बिचूरेट एक मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है बार्बिचूरिक एसिड का, जो एक 6 मेंबर्ड पायरिमिडीन रिंग से बनता है। इस रिंग के फर्स्ट और थर्ड पोजीशन में नाइट्रोजन एटम और सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ पोजीशन पर कीटोन ग्रुप्स होते हैं। इसकी नंबरिंग सैचुरेटेड नाइट्रोजन एटम से शुरू की जाती है और उस डायरेक्शन में की जाती है जिसमें दूसरे नाइट्रोजन एटम को कम नंबर मिले, और इसकी नंबरिंग का सही डायरेक्शन होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्योंकि इस डायरेक्शन में दूसरा नाइट्रोजन एटम को थर्ड पोजीशन मिल रहा है और दूसरी डायरेक्शन में करने से फिफ्थ पोजीशन मिलेगा, जो कि नंबरिंग का सही डायरेक्शन है ही नहीं। इसी के साथ उम्मीद करता हूँ कि नंबरिंग कैसे की जाती है समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं भी आया है तो दूसरी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसमें प्रॉपर नंबरिंग के साथ स्ट्रक्चर और नामकरण भी रहेगा। तो चलिए फिर से स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। इस बार्बिचूरिक एसिड में होती है एक मॉडिफिकेशन, जिसमें एक ऑक्सीजन एटम को रिप्लेस करके एक सल्फर एटम लगाया जाता है और बस बन गया थायोबार्बिट्यूरेट। इसके बाद बारी आती है सब्स्टिट्यूशन की। थायोबार्बिचूरेट के 5th कार्बन पर 2 अल्काइल ग्रुप्स लगते हैं। एक छोटा ग्रुप जैसे इथाइल जिसमें 2 कार्बन होते हैं और एक बड़ा ग्रुप जैसे मिथाइल ब्यूटाइल। ये एक ब्रांच्ड कार्बन चेन है। इसमें एक ब्यूटाइल चेन के पहले कार्बन में एक मिथाइल ग्रुप जुड़ता है और बन जाता है 1 मिथाइल ब्यूटाइल। साइड चेन्स के नंबरिंग को देखा जाए तो नंबरिंग हमेशा उस एटम से किया जाता है जो पेरेंट स्ट्रक्चर से जुड़ा रहता है। आखिरी में इसके सल्फर ग्रुप में सोडियम आयन का अटैचमेंट होता है, जिसे वो वाटर सॉल्यूबल बन जाता है, जिसको इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है। आगे देखते हैं आईयूपैक नेम। थायोपेंटल की आईयूपैक नेम है सोडियम 5 इथाइल 5,1 मिथाइल ब्यूटाइल 2 थायोबार्बिचूरेट। ये सोडियम सॉल्ट की फॉर्म है, इसलिए शुरू में इसका मेंशन होता है। 5 इथाइल ये बताता है कि थायोबार्बिचूरेट के 5th पोजीशन पर 2 कार्बन की एक चेन जुड़ा हुआ है। 1 मिथाइल ब्यूटाइल से यह पता चलता है कि एक 4 कार्बन चेन की फर्स्ट कार्बन एटम पर मिथाइल ग्रुप है, जो प्रेजेंट है 5th पोजीशन पर थायोबार्बिचूरेट की। अब बात करते हैं पेरेंट स्ट्रक्चर की। 2 थायोबार्बिचूरेट। यहाँ 2 बता रहा है कि थायो यानी सल्फर की पोजीशन 2 है बार्बिट्यूरेट के अंदर। आगे देखते हैं इसके उपयोग। थायोपेंटल को जनरल एनेस्थेटिक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही अगर किसी पेशेंट को सीजर्स या फिट्स आते हैं तो थायोपेंटल उन्हें कंट्रोल करने में भी मदद करता है। सीजर्स का अर्थ होता है दौरे पड़ना। जिस व्यक्ति सीजर्स की बीमारी से गुजरता है उसके अंदर बहुत सारे लक्षण दिखाई देता है, जैसे शरीर में झटके आना, बेहोशी या भ्रम की स्थिति होना, अचानक गिरना, दृष्टि या सुनने में बदलाव होना। ये उपयोग को समझना जितना जरूरी, उतना ही जरूरी स्टोरेज के बारे में भी समझना। तो चलिए समझते हैं। इसे हमेशा एक एयरटाइट कंटेनर में रखना चाहिए, क्योंकि पर्यावरणीय वायु से इसका असर कम हो सकता है। अब चलिए देखते हैं कि मार्केट में थायोपेंटल किस किस फॉर्म में उपलब्ध है। थायोपेंटल इंजेक्शन के फॉर्म में सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम्स हैं पेंटोथाल, इंट्रावॉल, पेंटोन और एनेस्थाल। जनरल एनेस्थेटिक्स की ये जानकारी कैसी लगी और अगली बार आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, नीचे कमेंट में ज़रूर शेयर करें और जाने से पहले अपनी पसंद का बटन को दबा के मुझे खुश कर दो।